नमस्कार। जय मां शारदा। ज्योतिष की पाठशाला इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली ये वीडियो एक दिन पहले ही बन जाना था, लेकिन कुछ कारणवश व्यस्तता के कारण यह नहीं बन पाया। सूर्य राशि परिवर्तन कर गए हैं कल, यानी कि 14 अप्रैल को मेष राशि में। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन से निकलकर मेष राशि में यानी कि अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर गए हैं। उसके संबंध में आज मैं बात करूंगा। सभी राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या स्थितियां बनने वाली है, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज एक चर्चा का विषय मैंने देखा कि हम जब बात करते हैं वेज और नॉन वेज की, तो आमतौर पर कई लोगों का ये तर्क होता है कि नॉनवेज की जब हम बात करते हैं तो कई लोगों का तर्क, जो कि नॉनवेज खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन है, उनका ये कहना होता है कि जो अनाज है या जो कंद है, गाजर, मूली या आलू, ये जो कुछ भी है, बोले ये भी तो जीव हैं, इनके अंदर भी तो जान रहती है, इनके अंदर भी तो जान रहती है, जीव है, इन्हें भी हम ऐसा मानते हैं कि ये भी वातावरण से ऑक्सीजन और तमाम तरह की चीज़ें ग्रहण करते हैं। तो एक नॉन वेजिटेरियन आदमी ने मुझे ये तर्क दिया कि माना तो ये जाता है कि इन सब में भी जान है, प्राण है, तो बात तो एक ही हुई कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, आप खा तो किसी न किसी जीव को ही रहे हैं, किसी न किसी की जान ले ही रहे हैं। लेकिन इस तर्क में ये बहुत ही खोखला तर्क है, क्योंकि मनुस्मृति एक बात कहती है कि आप वेज और नॉन वेज का फर्क कैसे कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि क्या जब आपने किसी जीव को मारने के लिए, आप किसी जीव को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़े, तो उसने उस पर रिटेलिएट किया, कोई एक्शन किया, क्या वो छटपटाया, क्या उसने कोई रिएक्शन दिया? अगर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया तो वो फिर वेज की श्रेणी में आता है। और अगर रिएक्शन दे रहा है, छटपटा रहा है, जब आप मारने के लिए बढ़ रहे हैं, तो वो उसका अपोज कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो नॉनवेज की श्रेणी में इसीलिए रखा गया। ये मनुस्मृति का तर्क है। तो जो लोग इस गलतफहमी में हैं, ये कहते हैं कि हर जीव एक दूसरे जीव को खाकर ही जिंदा रहता है, उनका तर्क यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। वर्तमान में नवरात्रि चल रही है। जगत जननी माता रानी को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद से अभिभूत होते हुए मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। वर्तमान में स्थिति जो है बड़ी ही भयावह बनी हुई है। कोरोना की स्थितियाँ बड़ी ही भयावह बनी हुई है। तो आशा करता हूँ और माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बात करते हैं राशियों की। सूर्य मेष राशि में आ गए हैं। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, सबसे ताकतवर ग्रह माने जाते हैं 9 ग्रहों में, वो अपनी उच्चस्थ राशि में आ गए हैं, सर्वोच्च राशि में। सूर्य की 2 राशियां होती है, माफ कीजिएगा, सूर्य की एक तो स्वराशि होती है सिंह, निम्नतम यानी कि नीच राशि होती है तुला, और सूर्य की उच्चस्थ राशि होती है मेष। तो मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अकेले संचरण नहीं कर रहे। आज जो मैं पूरा प्रिडिक्शन दूंगा वो उस हिसाब से दूंगा कि सूर्य वहाँ अकेले नहीं बैठे हैं, सूर्य के साथ बुध भी बैठे हैं और शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के। मेष राशि के राशि के ऊपर ही ये तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। सूर्य अपनी उच्च राशि में, शुक्र अपनी शत्रु राशि में और बुध भी अपनी शत्रु राशि में, लेकिन दोनों सूर्य के साथ में है। 3 ग्रहों की युति इस जगह पर हो गई है। तो अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वालों के लिए वैसे तो अच्छा समय है, उनके इमेज बढ़ने की स्थितियां बन रही है। अगर स्टूडेंट हैं मेष राशि के, तो उनके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। मेष राशि वालों पे क्योंकि सूर्य उच्च के हैं,
तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनकी इमेज बढ़ेगी, सोसाइटी समाज में उनका नाम बढ़ सकता है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ में सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ है कि इस वक्त मेष राशि वाले अति आत्मविश्वास और अहंकार का शिकार हो सकते हैं। उनका स्वभाव क्रोधी हो सकता है, संतान के साथ विवाद कर सकते हैं, परिवार वालों के साथ विवाद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने स्वभाव पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण अगर रखते हैं मेष राशि वाले तो उनके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। सबसे बेहतर ये रहेगा गुस्से पर नियंत्रण रखने के लिए कि सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य दें, यह सबसे अच्छी चीज रहेगी। तो मेष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर लगभग 80 से 90% अच्छा समय, विशेष रूप से स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा समय। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के 12वें भाव में ये 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं, जो कि इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसका रीजन ये है कि ये व्यर्थ खर्च, व्यर्थ के विवाद, कानूनी मामलों में फंसने के चांसेस, इस तरह की स्थितियां बहुत ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि लग्नेश भी 12वें में है शुक्र के साथ में। शुक्र, सूर्य और बुध तीनों वहां पर बैठे हुए हैं। एक चीज है बाहरी स्थान से, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, या कोई ऐसा काम कि आप काम तो यहाँ से कर रहे हैं लेकिन फायदा आपको बाहर से मिलने वाला है, तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हैं, मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, इस तरह के काम से जुड़े हैं, तो उसमें अच्छी खासी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन सावधान रहें, कोई भी गैर कानूनी काम ना करें, सरकार विरोधी काम ना करें, परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें, माता के स्वास्थ्य का अति विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए मिला जुला 60-40 का रेशो कहूंगा इसको, कुछ चीजों में अच्छा भी है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के 11वें भाव में, 11वें भाव में 3 ग्रहों की युति। एक बात तो निश्चित है कि आप जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, आपके लाभ की मात्रा बढ़ने वाली है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग या इस तरह के किसी काम में जुड़े हुए हैं तो विशेष लाभ, अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए लाभ के दृष्टिकोण से तो यह समय बहुत अच्छा है। जितनी मेहनत करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। लेकिन व्ययेश लाभ में बैठे हुए हैं तो खर्च पर नियंत्रण रखें, वरना स्थिति ये बन जाएगी कि जितना कमाया उतना खर्च हो गया। यात्राओं से नुकसान हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि यात्राएं ना करें, प्रयास करें उनको आगे तक टालने का। कम से कम अप्रैल का मंथ निकल जाए, इसके बाद में ही कोई यात्रा करें। अगर कोई व्यावसायिक यात्रा भी है तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के 10वें भाव में यह सूर्य का गोचर होने जा रहा है। सूर्य के साथ शुक्र और बुध की युति भी वहां पर है। व्यवसाय में जबरदस्त लाभ के योग बने हुए हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए विशेष लाभ की स्थितियां बनी हुई है। पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्पेशली अगर आप स्वयं भी या पिता भी हार्ट से संबंधित किसी डिसीज से पीड़ित हैं तो ध्यान रखें, लापरवाही ना करें। बाकी बहुत अच्छा समय कर्क राशि वालों के लिए। वर्क प्लेस पर इनकी इमेज, इनकी वैल्यू, ऊपरी अधिकारियों की प्रसन्नता, हर तरह से लाभ के योग बने हुए हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगा 80% तक ये अच्छा योग बना हुआ है। सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्या हो सकती है और पारिवारिक कलह की हो सकती है, बाकी सब अच्छा है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि स्पेशल है इस ट्रांजिट के लिए, क्योंकि यह सूर्य की ही राशि है और सूर्य अपनी ही राशि से 9वें भाव में संचरण कर रहे हैं, मेष राशि में। 9 यानी कि भाग्य। निश्चित तौर पर अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। वर्क प्लेस पर, समाज में, सोसाइटी में आपका नाम ऊंचा जाने वाला है। भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ सहयोगी है, बस आपके प्रयास की प्रतीक्षा है। और अधिकतम आपको प्रयास भी नहीं करने होंगे, थोड़े से प्रयासों से ही आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेष उपलब्धि वाला समय, बहुत ही अच्छा समय सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों को मैं एक ही बात कहूंगा कि सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, अपने काम में ईमानदार बने रहें, झूठ ना बोले, बेईमानी ना करें, तो यह समय बड़ा प्रमोशन या ऐच्छिक प्रमोशन की स्थिति ला सकता है। सरकारी नौकरी वालों के लिए, व्यवसायियों के लिए भी ऐच्छिक लाभ का योग बना सकता है।
बस इतना सा कर लें, सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें, प्राणायाम करें, बढ़िया रहेगा। अगली राशि है कन्या। अब कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा समस्या वाला हो गया है, क्योंकि सूर्य व्ययेश होकर अष्टम में बैठे हैं, तो बीमारियों पर बहुत ज्यादा खर्च होने की आशंका दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ एक चीज ठीक है कि क्योंकि 3 ग्रहों की युति है, शुक्र भी अपनी राशि में देख रहे हैं सेकंड हाउस को, तो आपकी हिम्मत बनी रहेगी, परिवार आपका सहयोगी बना रहेगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपना भी और परिवार के बाकी लोगों का भी, क्योंकि स्वास्थ्य पर विशेष खर्च होने के योग बन रहे हैं। इस मामले में जरा सावधानी रखें। यात्राएं प्रयास करें कि ना करें। अगर व्यवसाय संबंधित यात्रा है तो भी कोशिश करें कि यात्राएं ना करनी पड़े। अगर अपने प्लेस पर रहते हुए ही काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका इस समय इम्यूनिटी सिस्टम जिसको कहते हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा कुछ समय के लिए, जब तक सूर्य का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 7वें भाव में, तुला राशि के 7वें भाव में ये गोचर एक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा रहा है। वो ये है कि पारिवारिक जीवन में भयानक कलह की स्थिति बन सकती है। पति पत्नी के बीच गंभीर विवाद हो सकते हैं, और अगर विवाद नहीं हो तो पति या पत्नी में से कोई एक गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अगर कोई अस्थमा के पेशेंट हैं तो वो इस समय विशेष ध्यान रखें। लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपस में वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि संबंध टूटने तक की स्थिति आ सकती है, क्योंकि सूर्य असल में अग्नि है। जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को थोड़ा जला देते हैं। तो पति है तो पत्नी, और पत्नी है तो पति के स्वभाव में भयानक उग्रता देखने को मिल सकती है। संयम रखने की कोशिश करें, क्रोध पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। विशेष रूप से इस विषय में सावधानी रखें। बाकी जहां तक लाभ और कार्य, व्यापार, व्यवसाय का सवाल है उसमें कोई समस्या नहीं है। उसमें जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा, कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं तो वो जरूर कर सकते हैं, उसके लिए समय पक्ष का बना हुआ है। तुला राशि वालों के लिए मैं कहूँगा 70% तक ठीक है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सिंह के बाद ये दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसके लिए अच्छे खासे लाभ का समय हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि 3 ग्रह जो हैं ये 6ठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य 6ठे भाव में अति विशिष्ट हो जाते हैं, प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं। तो कहीं अगर आपका कोई विरोध चल रहा था, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें आपके जीतने की प्रबल संभावनाएं बन जाती है। जो लंबे समय से अगर कोई विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था या कुछ भी ऐसा कर रहा था, तो उस व्यक्ति के कॉम्प्रोमाइज कर लेने की स्थितियां आ सकती हैं। प्रबल शत्रुहंता योग बना हुआ है। यहाँ एक विशेष योग बना हुआ है कि दशमेश 6ठे में बैठे हुए हैं ट्रांजिट के दौरान। तो अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें विशेष सफलता, विशेष उपलब्धि के योग यहाँ बने हुए हैं। एक चीज का ख्याल रखिएगा, यात्राओं से नुकसान है, यात्राओं से कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए बिना वजह की यात्राएं टालने का प्रयास करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के 5वें भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। एक धनु राशि के लिए सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि जो विद्यार्थी हैं धनु राशि के, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। विद्यार्थियों के लिए विशेष समय है। कहीं भी एडमिशन के लिए या एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए वो प्रयास करना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत बढ़ाएं, अच्छे योग बने हुए हैं। लेकिन धनु राशि वालों के लिए एक चीज थोड़ी सी जो नेगेटिव जा रही है वो जा रही है व्यवसायियों के लिए, कि व्यवसाय में कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि कोई नया कार्य आप गलती से शुरू कर सकते हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। दूसरा, प्रेमियों के लिए यह समय सही नहीं है। धनु राशि वाले जो भी प्रेमी हैं या शादी में तब्दील करना चाहते हैं, अपने प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए समय थोड़ा नेगेटिव है। हो सकता है बात बन ना पाए, बल्कि आप प्रयास करें तो बात और बिगड़ जाए। तो धनु राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि ये 75% ठीक है, बाकी बहुत सी चीज़ों में नेगेटिव है।
आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के चौथे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है। चौथे भाव में सूर्य का गोचर इतना अच्छा नहीं माना जाता। 3 ग्रहों की युति है हालांकि, लेकिन फिर भी पारिवारिक कलह, विवाद, पुराने किसी मैटर के उभर आना, इस तरह की स्थितियां बन सकती है। तो मकर राशि वाले जरा सावधान हो जाए, विशेष रूप से पारिवारिक विवाद और स्वास्थ्य को लेकर। मैं यहाँ फिर एक बात दोहराना चाहूँगा, मकर राशि वालों में भी जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, वो लोग विशेष ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का, किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा नुकसान स्वास्थ्य के विषय में यह ट्रांजिट कर सकता है। अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि कार्य व्यापार में प्रबल सफलता, इमेज बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा। मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त समय है। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए भी जबरदस्त समय है। तो मकर राशि वालों के लिए मैं कहूँगा 70% तक ये ठीक है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के तृतीय भाव में 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया समय बना हुआ है। भाग्य आपके पक्ष में, पराक्रम की असीम क्षमता, मेहनत करने की, पराक्रम की, हिम्मत में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ बस इसी बात का ध्यान रखना है कि जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ हिम्मत नहीं दिखाना है। जबरदस्ती की हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं है। तेजी रहेगी स्वभाव में, तो इसमें प्रयास करिएगा कि अहंकार ना आए, क्योंकि पराक्रम शक्ति बहुत अच्छी बनी हुई है, शत्रु विजयी स्थिति बनी हुई है, भाग्य सहयोगी है। 95% तक कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इस समय का लाभ उठाइए। बात करते हैं मीन राशि वालों के। मीन राशि वालों के द्वितीय भाव में सूर्य का ये गोचर होने जा रहा है। द्वितीय भाव वाणी और धन का माना जाता है। सूर्य जैसे प्रबल तीव्र ग्रह का यहाँ पर गोचर कुछ चीज़ों के लिए ठीक है। आपकी वाणी में एक उत्साह दिखाई देगा, एक एनर्जी, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति ये बनती है कि सूर्य के इस प्रभाव से आप बिना वजह की बात कर सकते हैं, जरूरत से ज्यादा बात कर सकते हैं। जहां क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है वहां पर क्रोध कर सकते हैं। शत्रु भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आकर बैठे हुए हैं धन और वाणी स्थान पर, तो शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी एकाग्रता भंग कर सकते हैं, आपके कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। उनके लिए, मीन राशि वालों के लिए मैं कहूँगा 50-50 है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी है। क्योंकि 3 ग्रह सेकंड हाउस में बैठेंगे तो अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, पूर्ण दृष्टि। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, नस नाड़ियों संबंधी समस्या, स्किन डिसीज, इस तरह की स्थितियां बन सकती है। इस बात का ख्याल रखें। गायत्री मंत्र का जप करते रहें, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते रहें। अब यहाँ पर मैं एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ कई राशियों के लिए सूर्य को अर्घ्य देना, मैंने देखा है कई बार लोग सूर्य को अर्घ्य तो देते हैं, लेकिन उनका हिसाब किताब ऐसा चलता है कि जब मर्जी हो गई तब दे दिया। मैं आपको एक बात निश्चित तौर पर आज बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि सूर्य को अर्घ्य सुबह 8 बजे के बाद देने का कोई मतलब नहीं है। और भी आप थोड़ा स्पेस देना चाहें तो 8:30-9 बजे तक, लेकिन 9 बजे के बाद तो आप समझिए कि कोई अर्थ ही नहीं बचा उसका। सूर्य को अर्घ्य अगर आपको देना है तो सूर्य उदय से लेके 8:30-9 बजे के बीच में आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, बस उसी का महत्व है, बाकी कोई महत्व नहीं। दूसरी बात, सूर्य को अर्घ्य देते वक्त इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हैं, सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। अब वो जो अर्घ्य का जल है, जो पानी है, वो बहकर आपके पैरों तक ना आए। किसी ऐसे स्थान का चुनाव करिए कि पानी सामने की तरफ जाए। पैरों तक वो पानी नहीं पहुंचना चाहिए, पैरों के बीच में से वो पानी नहीं निकलना चाहिए। कभी भी किसी भी स्थिति में सूर्य देवता को अगरबत्ती नहीं लगाई जाती, दिया नहीं लगाया जाता। इस बात का विशेष ख्याल रखें, वरना कई लोग अर्घ्य देने से पहले अगरबत्ती घुमा रहे हैं या दिया लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये प्रतिबंधित है सूर्य के उपाय के अंदर। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें। भले ही आप सादे पानी से भी अर्घ्य दे रहे हो तो इन 2-3 चीजों का ख्याल रखें। बस इसी के साथ आज अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा।
नवरात्रि चल रही है, माता रानी आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। जय मां शारदा।